एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। अगर आप सीटेट परीक्षा में पेपर 1 में मैथ्स को लेकर परेशान हैं तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी अप्रोचेस यहाँ पे क्लियर होंगी जो कि आपको मैथ्स पेपर 1 में यहाँ पे मदद करती है। साथ ही साथ इस तरीके से मैंने मैथ्स पेपर 2 की भी आप लोगों की मैराथन क्लासेस ले ली है और साथ ही साथ सोशल साइंस की और इसके अलावा आप लोगों की साइंस की मैराथन क्लास भी आ गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो लिंक जरूर देखिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को सीटेट का बेस यहाँ पे क्लियर करना है तो सीटेट प्रिपरेशन इन 10 डेज करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। सिर्फ आपको 2 प्लेलिस्ट देखनी है, सीटेट प्रिपरेशन इन 10 डेज और ये जो मैराथन क्लास आपकी चल रही है ये ऑनलाइन एग्जाम को लेके आपको इनको यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आज की क्लास है ये मैथ्स पेपर 1 पे डेडिकेटेड है और जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इनके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। पर देखिए, अगर मैं आपसे डिटेल में यहाँ पे सिलेबस को चर्चा करूं मैथ्स पेपर 1 का तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब ये चीज मुझे किसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं। तो जैसे ये वाला टॉपिक है इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और जिनमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उनमें हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे आप ये 2 और 4 वाला टॉपिक है ये हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा नंबर्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक के मैं आपके सीबीटी लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं कवर करूंगी। तो हम यहाँ पे सीरियल वाइज यहाँ पे बढ़ने वाले हैं और जिस टॉपिक में मुझे लगेगा कि इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है उसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज। और टोटल हम 13 टाइप के यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। 13 टाइप आपके सामने लिख दी है, आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे और जिनका आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा यानी कि जिनमें आपके ऐसे कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं होंगे उनके हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में तो बहुत सारी चीजें जाननी है। एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको ये चीज बेसिक आती है, बस क्वेश्चन को आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखना है क्योंकि जो भिन्न होते हैं इसमें आपको फ्रैक्शन में आपको कई सारे टर्म का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बेसिक हमें आता है। डिवीजन में यानी कि जो आपका विभाजन है इसमें हम लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए, तो ये सूत्र हम देखेंगे। मेजरमेंट का आपको यहाँ पे ट्रिक पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आसानी से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ ज्योमेट्री के बहुत छोटे छोटे टर्म होते हैं वो सारे टर्म हम डिस्कस करेंगे। और एरिया एंड पैरामीटर ये किसका निकालने को बोलते हैं, आपका वर्ग और आयत का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो बाकी शेप्स हैं उनके आपका पेपर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ हम लोगों को वॉल्यूम आयतन ये बोला जाता है कि एक जार में से हमने पानी निकाला, इससे रिलेटेड टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये हम देखेंगे। डेटा हैंडलिंग में खास करके यहाँ पे एक तो पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है और एक मीन मोड का क्वेश्चन आ जाता है, इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पैटर्न आपको समझना यहाँ पे जरूरी है। पैटर्न क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। और वेट का भी आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मनी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से तो कितने रुपए लगे, अलग अलग लिस्ट दे दी जाती है, जैसे कि हम लोगों को एक तरीके से पेमेंट बिल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका टोटल बिल कितने का बनेगा, ये आता है। और सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, सिमेट्री होती क्या है, अगर एक आपके पास शेप है उसको हम कितने भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं ये उसकी सिमेट्री यहाँ पे बताता है। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम उसे बांटें, अगर हम उसे बीच में से काटें तो वो दोनों भाग बराबर हो। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। चलिए 1 बाय 1 हम देर ना करते हुए इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं।
अब चलिए आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट क्लास को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर्स के बारे में जानेंगे। अगर आप इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, साथ ही साथ बहुत सारी रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर से ही शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, बट कहीं ना कहीं अगर ये संपूर्ण रिविजन वीडियो है तो हम लोगों को सारे टॉपिक कवर करने हैं जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ, जो आपकी संख्या होती है, नंबर सिस्टम की बात करूं, तो देखिए हमारी जो संख्या होती है इसे एक तरीके से विस्तार से ब्रॉडली इसे दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो आपकी वास्तविक संख्या होती है, और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं काल्पनिक संख्या। अभी हम लोग यहाँ पे ये 6 टाइप आपके देखने वाले हैं नंबर्स के। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम, क्योंकि इससे भी आपके सीबीटी लेवल में क्वेश्चन पूछे गए, ये भी हम कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो कि आपकी 1 से शुरू होती है। 1 से अगर ये संख्या शुरू हो और आपका अनंत तक चले तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऐसे संख्याओं को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है, अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो देखिए ऐसी संख्या आपका जो कि प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर दें, 0 को और ऐड कर दें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे क्या, 0। सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 1। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीजर्स क्या होते हैं यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो ये जो आपका होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, तो आप कहेंगे 0 से। तो देखिए अगर आपके होल नंबर में आप क्या कर लीजिए, आप यहां से नेगेटिव नंबर भी अगर आप जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका क्या, इंटीजर। इसके अलावा अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि है आपका अभाज्य संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है, ये आपके हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों हो गए, क्यों, क्योंकि या तो ये अपने टेबल से जाएंगे या तो ये एक की टेबल से जाएंगे। ठीक है जी, जैसे कि ये 5 हो गया, ये आपका या तो एक की टेबल से जाता है या खुद की टेबल से जाता है। तो आपको क्या चीज क्लियर हुई कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक यानी कि सिंगल डिजिट वाले कितने आपके प्राइम नंबर है, तो देखिए एक ना आपका प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर। ये कई सारे सेट में पूछा गया था कि एक जो होता है आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आप कहेंगे एक ना आपका प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो इसको आप काट लीजिए। 2 आपका या तो खुद की टेबल से जाता है या आपका 1 की टेबल से जाता है। 3 हो गया, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 की टेबल से भी जाता है। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 और 3 की टेबल से जाता है। 7 हो जाएगा, 8 और 9 नहीं होगा, और 10 तो आपका 2 डिजिट नंबर। यानी कि सिंगल डिजिट वाले टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 4 प्राइम नंबर है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि ऐसे नंबर, जैसे अब मैंने यहाँ पे ले लिया 8। 8 क्या है, 8 एक की टेबल से भी जाता है, 2 की टेबल से भी, 4 की टेबल से भी और अपनी टेबल से भी। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो क्या है, आपके कंपोजिट नंबर। और इवन और ऑड क्या है, इवन होता है यानी कि सम संख्या जो 2 के पहाड़े से जाती है, विषम संख्या जो 2 के पहाड़े से नहीं जाता। तो देखिए ये सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है 2, 4, इसके बाद 8। इनमें ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम तरीके का रूल चलता है। इसमें यह बोला जाता है कि 2 की डिविजिबिलिटी, अगर आपको 2 की विभाज्यता का नियम देखना है तो लास्ट डिजिट जो होगा वो या तो आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि लास्ट का जो डिजिट हो 2 के पहाड़े में आए। सिंपल सी बात है। अगर कोई बड़े से बड़ा नंबर आपके सामने यहाँ पे दे दिया जाए तो आपको करना क्या है कि लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी 2 की टेबल में आएगा। और इसमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट, अगर आखिरी के 2 डिजिट जो दे रखे हैं नंबर में, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो दे रखे हैं वो अगर 4 की टेबल से जाएंगे तो ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल से जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 8 की बात करूं तो लास्ट 3 डिजिट, अगर आखिरी के 3 डिजिट अगर आपके 8 की टेबल में जाएंगे तो ये पूरा नंबर भी जाएगा।
इसके अलावा 5 और 10 की हम लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है। 5 के लिए क्या है कि या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या तो 0। ऐसे ही 10 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जैसे कि 3 हो गया और आपका यहाँ पे 9 हो गया। 3 और 9 के लिए लगभग सेम तरीके का है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उन सबका योग कर दीजिए। 9 के लिए भी सेम है, जो भी आपको ये सारे नंबर दे रखे हैं इन सब का योग कर लीजिए। अगर इनका योग जो है वो योग करने पे जो आंसर आए, यानी कि सम करने पे जो आंसर आया वो 3 या 9 की टेबल से जाता है तो वो पूरा नंबर भी जाएगा। इसके अलावा अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के लिए क्या है, 6 के लिए विभाज्यता का नियम इस तरीके से है कि वो जो नंबर आपको दे रखा होगा वो 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से यहाँ पे डिविजिबल हो। 7 के लिए नियम क्या है, 7 के लिए नियम ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो लास्ट वाले नंबर को आप डबल कर देंगे। क्या बोला मैंने, लास्ट वाले नंबर को आप डबल कर देंगे कि जैसे 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 को बाकी पूरे नंबर से माइनस कर दीजिए। माइनस करके अगर जो आंसर आता है वो अगर नंबर 7 से जाएगा तो प्रॉपर नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए और कुछ बेसिक मैंने समझाया क्योंकि ये पेपर 2 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के। बट कहीं ना कहीं क्योंकि सीबीटी लेवल का पेपर है और नंबर से रिलेटेड टॉपिक है तो हमारे पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब चलिए इस टॉपिक के मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैंने आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ कवर किया। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जरा हम डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उससे यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है। तो देखिए आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो अगर हम ये डिस्कस करें तो ऐसे नंबर जो आपके काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, यानी कि जो आपके यहाँ पे अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं वे कैसे होते हैं, विषम होते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं ये जरा एक बार रिवाइज करें तो प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो कि या तो एक के पहाड़े से जाती है या तो खुद के पहाड़े से जाती है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 इस तरीके से ये आगे चलती रहती है। ये 7 है, ये 3 है। तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पे जो पहली संख्या मैंने लिखी है यहाँ पे लिखा है 2, और 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, यानी कि एक इवन नंबर है, जबकि यहाँ पे बोल रखा है कि हर प्राइम नंबर, हर अभाज्य संख्या कैसे होती है, विषम। तो इस हिसाब से पहला वाला कथन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला कथन दे रखा है कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, यानी कि हर आपके इवन नंबर जो सम संख्या होती है वो आपकी भाज्य संख्या होती है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके आपके यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। पर यदि मैं 9 की बात करूँ तो 9 क्या है, 9 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 के पहाड़े में भी जाता है, या आपका यहाँ पे 3 के पहाड़े में भी जाता है और 9 के पहाड़े में भी जाता है, जबकि ये एक सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगले स्टेटमेंट में यहाँ पे बोल रखा है कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, यानी कि दो प्राइम नंबर का अगर हम सम करते हैं तो देखिए प्राइम नंबर का सम करके देखते हैं। दो प्राइम नंबर जैसे कि मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 5। 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है ना कि इवन नंबर। तो इस हिसाब से ये कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अब देखिए आगे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है इफ एन इवन नंबर इज सब्सट्रैक्टेड बाई 2, यानी कि अगर एक इवन नंबर को अगर हम 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वोशंट होगा वो आपका ऑड होगा, जबकि ऑड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना था कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही नहीं है, और जो आपका क्वेश्चन निकलता है, जो आपका भागफल होता है, वो अगर आप डिवाइड करते हो तो उसके बाद यहाँ पे 0 आंसर आता है। इस वजह से लास्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करें। यहाँ पर देखिए ये जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ सेट ऑफ होल नंबर,
यानी कि यहाँ पे हमें पूछ रखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उससे सत्य नहीं दे रखा। तो देखिए होल नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो कि आपकी कहाँ से शुरू हो, जो कि आपका यहाँ पे 0 से शुरू हो, और ऐसी संख्या आपकी जो चलती चले जाए, ये आपकी क्या होती है, होल नंबर होती है। और यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये इन जगह पे ये ए दे रखा है, तो इस चीज़ को आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 अलग-अलग स्टेटमेंट दे रखा है। अगर आप इन्हें ढंग से रीड करते हैं तो यहाँ पर आपको दे रखा है a प्लस बी जो होगा वो b प्लस ए के बराबर होगा। यानी कि 1 प्लस 2 जो होगा वो 2 प्लस 1 के बराबर होगा, जो कि सही भी है। दोनों का आंसर 3 ही आता है। अब अगर हम बी ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ पे बोल रखा है a माइनस बी, यानी कि 2 माइनस 1 जो होगा वो कितना होगा? पहले हम 2 माइनस 1 करके देख लेते हैं। 2 माइनस 1 कितना होता है? 2। जबकि 1 माइनस 2 यानी कि इसको उल्टा करने पे आंसर कितना आ जाएगा? -1। और -1 जो होता है एक होल नंबर भी नहीं है और आपस में ये दोनों बराबर भी नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूँढना था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। बाकी मल्टीप्लाई करने पे आपका सेम ही आएगा, ये आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पे बीच में ना ये प्लस का साइन है लास्ट ऑप्शन में, ये लास्ट ऑप्शन में थोड़ा-सा ये आपका करेक्शन ये कर लीजिएगा। तो देखिए 3 से 4 डिजिट को अगर आप आर-पार करके भी यानी कि पलट के भी अगर आप ऐड करते हैं तो भी आपके आंसर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो माइनस वाला है, ये वाला आपका यहाँ पे होल नंबर के लिए जो पूर्ण संख्या है इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं वाले ऑप्शन को ढूँढना था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। अब देखिए एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये 4 अलग-अलग कथन दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ने हैं। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। ये अभी जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था तब मैंने बताया था प्राइम नंबर जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, ऐसी संख्या जो कि आपका या तो खुद के पहाड़े से जाती है या तो आपका एक के पहाड़े से जाती है। जैसे कि हो गए 2, 3, 5, 7, ये आपके क्या है, ये आपके अभाज्य संख्या है। जबकि यहाँ पे बोल रखा है कि सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, आपके ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होंगी, जबकि 2 जो है ये आपका इवन नंबर है। इस हिसाब से ये कथन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। यानी कि आपका अगर 1 से लेकर 10 तक के बीच में देखें तो आपके कितने प्राइम नंबर हैं, यहाँ पे 5 बता रखे हैं। जबकि अगर आप इसे काउंट करोगे तो टोटल कितने निकल रहे हैं, ये 4 निकल रहे हैं। इस हिसाब से ये कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा अगले कथन में बोल रखा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर। यानी कि अगर हम प्राइम नंबर को गिनने लगे तो ये अनंत में है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपकी ये गिनती कम खत्म नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे 4 हमें कथन दे रखे हैं, जिसमें से 2 कथन जो हैं वो गलत हैं और 2 कथन जो हैं वो सही हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें थर्ड और फोर्थ यहाँ पे दे रखा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जब मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी देखा था। और देखिए ये पेपर डायरेक्ट मैं आपके सीबीटी लेवल के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे तरीके से हो पाए। और इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी सीबीटी लेवल के हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपके डिजिट दे रखा है ये 8 नंबर का एक डिजिट है, जो कि क्या है, जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो आपको बताना है कि ए के स्थान में, ए के प्लेस पे क्या होगा। अब अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यदि एक 8 अंकों की एक संख्या है जो कि यहाँ पे हमें दे रखी है और हमें ये बताना है कि अगर ये जो संख्या है ये आपकी 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो ए के स्थान में क्या होगा। तो देखिए जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें ज़्यादा लैंग्वेज का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, पर हम यहाँ पे इसे इंग्लिश में भी रीड करेंगे, हिंदी में भी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए ये जो नंबर है ये यहाँ पे मैं एक तरीके से खोल के इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। और अभी जब मैंने आपके साथ बोर्ड में डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने 10 तक की डिविजिबिलिटी के रूल को डिस्कस किया था। और ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक आपका पेपर 2 में आता है, ये पेपर 1 का मैं सेट लेके बैठी हूँ आपके साथ। पेपर 1 में भी आपके डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस चीज़ से निश्फ़िक्र हो जाइए और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आपके मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के जो डाउट है वो क्लियर हो। तो देखिए 10 तक के डिविजिबिलिटी के रूल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे।
ये जो है ये 11 के लिए मैं आपको यहीं पे रूल भी बता देती हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले 11 के लिए आपको इस तरीके का एक पैटर्न यहाँ पे बना लेना है, यानी कि एक एक छोड़ के आपको इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना लेना है। मैंने ये पैटर्न यहाँ पे बना लिया। तो 2 के साथ अगला नंबर क्या जाएगा आपका, 2 के साथ अगला नंबर यहाँ पे जाएगा 7, उससे अगला नंबर क्या जाएगा, उससे अगला नंबर जाएगा 3, उससे अगला नंबर क्या जाएगा 9। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 10, 10 में 9 19, 19 20 21, यानी कि इन सबको ऐड करके कितना आ गया आपका 21 आ गया। तो 21 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो दूसरा जोड़ा बना है वो दूसरा जोड़ा क्या बना है, एक बना है 6, एक बना है आपका एक बना है आपका यहाँ पे 2 और एक बना है यहाँ पे 8। अब देखिए नंबरों को तो हम जोड़ सकते हैं पर ए को नहीं जोड़ सकते, तो नंबरों को जोड़ दीजिए। अगर आप नंबरों को जोड़ेंगे तो ये 6 और 2 हो जाएगा 8 और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16, 16 प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ये आ गया। अब आपको आगे करना क्या होता है, आगे क्या करना होता है कि इनका हमें डिफरेंस निकालना होता है जो भी हमारे आंसर आए। तो देखिए अगर 21 में से हम डिफरेंस निकालने जाएं 16 प्लस ए का, तो आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा यहाँ पे, 21 में से 16 गए, 21 में से 16 आपका यहाँ पे कब जाएगा, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा 5 और माइनस ए। अब देखिए आपके पास ये बचा। अब आपको क्या करना होता है, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो गैप है वो या तो आपको सीधा 0 लाना होता है। समझिएगा 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, दोबारा मैं आपको यहाँ से आप कंफ्यूज हुए होंगे, दोबारा मैं बताती हूँ। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था, इन दोनों को मतलब ऐड किया था, इन दोनों को ऐड करने के बाद अलग अलग इन्हें आपको इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर निकालने के लिए हम 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस ए। अब ये जो 5 माइनस ए आया है, ये जो भी नंबर है या तो इसका या तो ये आंसर कितना आना चाहिए 0, या तो ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब ए की जगह यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे ए की जगह अगर हम 5 रखेंगे तो ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें। देखिए अगला जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट एक बार फिर भी उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक लिखा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि चीज़ों को जोड़ना और घटाना। इसके लिए अगर आपकी इक्वेशन बन के आ जाए तो आप किस तरीके से हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने यहाँ पे नंबर आ गया, इस तरीके से नंबर दे दिया जाए, और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए कि इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इनमें कितना और जोड़ना है कि वो संख्या आपकी कितनी आ जाए, वो संख्या आपकी लगभग यहाँ पे 13,400 आ जाए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन का मतलब समझिए कि आपको कहा क्या है कि इन दोनों संख्याओं का योग करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हम इसमें कितना और जोड़ें, हम इसमें क्या करें कितना और जोड़ें कि आपका आंसर जो है वो ये आ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, इन दोनों को आप पहले तो ऐड कर दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, x को यहीं पे छोड़ दोगे, और करना क्या है कि ये जो 1340 है इसको यहाँ पे लिखना है, और क्योंकि ये नंबर यहाँ प्लस में था तो उस साइड जाके आपका माइनस हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से इस पैटर्न से यहाँ पे हल करना होता है। ये बेसिक आप लोगों को आता होगा, बट क्योंकि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को, इसको यहाँ लिखना है, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है ये पूछ लिया जाता है। कहते हैं कि अगर हम क्या करें, दो संख्याओं के योग में हम कितना और जोड़ें कि वो इसके बराबर आ जाए, या फिर मतलब कितना आपको माइनस करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए दोनों चीजें, एक तो जोड़ना भी हो गया, एक घटाना भी हो गया, यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स हो जाती हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपको ये चीज क्लियर करेगी, और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आता भी होगा। तो देखिए मैथ्स पेपर 1 में कुछ चीजें तो ऐसी आती है जो कॉन्सेप्चुअल होती है, जिसके लिए आपको
कोई फॉर्मूले, कोई आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आप डे टू डे लाइफ से उसे जोड़ के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलिए इस टॉपिक के जरा एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाने के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस क्लास में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ आपके जो बेसिक आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कहने के लिए बेसिक हैं बट आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। यहाँ पे बोल रखा है कि इन तीनों के योग में हम ऐसा क्या यहाँ पे जोड़ें कि जो आंसर आए वो इसके बराबर हो। अब देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार हल करना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन हिंदी में रीड करना है तो आप इसे हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, जिसमें ये बोल रखा है कि अब देखिए, आपके पेपर में ये डाउट होगा, आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या पेपर में क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो देखिए, एक टाइम में स्क्रीन में आपको क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में दिखेगा, पर साइड में आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें से आप लैंग्वेज को बदल सकते हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि इन तीनों के किसमें, योग में। योग किसको बोलते हैं, सम में हम कितना जोड़ें, यानी कि इन तीनों को पहले ऐड करना है, फिर उसमें कितना और ऐड करें कि वो आपका कितने के बराबर आ जाए, इस नंबर के बराबर आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन तीनों नंबर को ऐड करना है। इन तीनों नंबर को अगर मैं जोड़ दूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, इन तीनों नंबर को जोड़ने पे हमारे यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,92,017। अब आप इन तीनों को आसानी से आप जोड़ सकते हैं, इन तीनों को ऐड करना है। अब क्वेश्चन सवाल ये है कि इस नंबर में हम कितना जोड़ें, हमें ये तो नहीं पता कितना जोड़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, x लिख रही हूँ। कितना जोड़ें कि ये आंसर कितने के बराबर आ जाए, ये जो क्वेश्चन में हमें नंबर दे रखा है इसके बराबर आ जाए। तो क्या आपको इसे ऐड करना है, तो आपको इसको ऐड नहीं करना। यानी कि अब ये एक आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन बन गई है, जिसमें हमें इतना पता चल गया कि हमने इन तीनों नंबर को जोड़ा, इन तीनों नंबर को जोड़ने पे ये उत्तर आया। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों के योग में हम कितना जोड़ें के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया x, और वो किसके बराबर आए, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसे हल करने के लिए x को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, और ये जो नंबर आपका दे रखा है, इस नंबर में से आप इस नंबर को यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं इसके जस्ट नीचे लिख रही हूँ ताकि आपके सॉल्यूशन में आपको इजी हो जाए, क्योंकि अगर इक्वल के एक साइड नंबर आपका प्लस में होता है तो दूसरा साइड आके वो माइनस हो जाता है। तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो 7 में से 7 गया, कितना आया, 0। इसके बाद 3 में से 1 गया, आपका है 2। ये तो आपको टाइम बचाना है अपने पेपर में। यहाँ पे आएगा आपका 6। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 7। और देखिए, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इसे बनाएंगे 14, यानी कि ये 14 कैरी लेके, और 14 में से अगर आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो देखिए, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, दूसरा ऑप्शन में मिलेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों के साथ एडिशन का डिस्कस किया था। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सब्सट्रैक्शन का पूछा गया है, और आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके सीबीटी लेवल में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए, पेपर का लेवल उतना टफ नहीं है जितना हम अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। बस हमें अपनी कैलकुलेशन को स्पीड बनानी है, और साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से अपना पेपर देना है कि हम कॉन्फिडेंट होके जाएं कि हम इस बार ये पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि what should be subtracted from the sum of this and this। यानी कि इनके योग में से, पहले तो आप इन सबको प्लस कर दीजिए, और इन सबके योग में से कितना आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगी कि आपका आंसर ये आ जाए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बार ही हम इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपको ये संख्या यहाँ पे प्राप्त करनी है तो आपको इन तीनों के योग में से कितना यहाँ पे घटाना होगा। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा वही आपको प्लस या माइनस करने में। तो आप सबसे पहले इन तीनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए। अगर हम इन तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 25,000 के आसपास आएगा। यहाँ पे 25,589 आपका इन तीनों का सम हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखिए, इन तीनों के सम में से आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। अब सब्सट्रैक्ट किसको करना है, माइनस किसको करना है, घटाना किसको है, ये नहीं पता। तो हमने ले लिया x,
और घटाने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, ये 19,000 के आसपास आना चाहिए। तो देखिए 19,995 यहाँ पे हमें दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे और इस नंबर में से आप क्या करेंगे, 25,000 वाले नंबर को माइनस करना है। अब आप कहेंगे कि छोटे नंबर में से तो बड़ा नंबर माइनस नहीं होता, तो आप माइनस कर लीजिए और आंसर आप नेगेटिव में लिख लीजिएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर 5,000 के आसपास आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और क्योंकि माइनस दोनों साइड है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5,594, जो कि आपको दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मनी में भी आ जाएगा और आपका ये क्वेश्चन आपका एडिशन का भी पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि वरुण के पास 10 रुपए का एक नोट है और उसने क्या किया, उसने एक पेन खरीदा जो कि कितने रुपीस का था, 6 रुपीस का था। और यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर उसे क्या करता है, शॉपकीपर उसे एक कॉइन देता है 1 रुपए का और एक कॉइन देता है 2 रुपए का। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि शॉपकीपर ने उसे कितने कॉइन, मतलब कितना आपके कॉइन दिए, ये आपका ये पूछ रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन हिंदी में भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि वरुण के पास 10 रुपए का एक नोट है और उसने क्या किया, 6 रुपए का एक पेन खरीदा और दुकानदार ने उसे 1 और 2 रुपए के कुछ सिक्के दिए, कुछ सिक्के लौटाए, तो उसको कितने सिक्के यहाँ पे वापस मिले होंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूँ तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि वरुण के पास कितने रुपए, वरुण के पास यहाँ पे 10 रुपए हैं और वरुण ने जो पेन खरीदा वो कितने का था, वो आपका 6 रुपए का था। तो देखिए यहाँ पे 6 रुपए तो दुकानदार ने अपने पास रख लिए होंगे, तो कितने रुपए बचे, यहाँ पे कितने रुपए बचे आप कहेंगे, यहाँ पे बचे 4 रुपए। अब देखिए 4 रुपए जो है वो यहाँ पे दुकानदार को रिटर्न करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि दुकानदार ने उसे 1 और 2 रुपए के कुछ सिक्के दिए, तो कितने सिक्के दिए होंगे। तो ऐसा हुआ होगा यहाँ पे कि देखिए 1 रुपए का भी सिक्का देना है और 2 रुपए का भी सिक्का देना है। तो दुकानदार ने यहाँ पे क्या किया होगा, दुकानदार ने उसे यहाँ पे सबसे पहले ये 4 रुपए बनाने के लिए वो क्या कर सकता है कि 1 रुपए के तो वो क्या करे, वो यहाँ पे 2 सिक्के दे दे। कितने सिक्के दे, 2 सिक्के दे, क्योंकि 1 रुपए के भी सिक्के दे रहा है, 2 रुपए के भी। अगर सिर्फ 2 रुपए की बात होती तो 2 रुपए के 2-2 सिक्के हो जाते, 2-2 मिला के 4 बन जाता। पर यहाँ पे 1 रुपए का आपका कितने सिक्के दिए होंगे, 2 सिक्के, और 2 रुपए का क्या किया होगा, 1 सिक्का दिया होगा। अगर 2 रुपए का 1 सिक्का दें और 1 रुपए के 2 सिक्के दें तो वो 4 बन जाएगा। इस हिसाब से कितने इसको कॉइन मिले होंगे, यहाँ पे आपका 2 और 1 जोड़ के यहाँ पे 3 कॉइन उसे वापस मिले, जिसमें से 2 सिक्के उसके 1 रुपए के हैं और 1 सिक्का आपका उसका 2 रुपए का है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे आपका कितना बन गया, ये आपका 4 रुपए। ये कितना बन गया, 4 रुपए, जो कि उसको मिले हैं। और टोटल कितने सिक्के मिले, टोटल यहाँ पे 3 सिक्के मिले, क्योंकि आपको यहाँ पे सिक्के ही बताना था। इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया था हमारे सेट में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको ये 4 अलग-अलग नंबर दे दिए जो कि काफ़ी सिमिलर जैसे लग रहे हैं, सेम सेम जैसे लग रहे हैं। अब ये बोल रखा है कि इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे लार्जेस्ट नंबर, और जो सबसे छोटी नंबर होगी, उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने इसे हिंदी में भी रीड करके दिखाना चाहती हूँ, जिसमें बोल रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है आपका यहाँ पे 11, यहाँ पे 1101, और जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 1001। तो देखिए ये दोनों नंबर मैंने देख लिए, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 100। अब आप कहेंगे ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे है जो कि आपका 4th ऑप्शन है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट को जरा डिस्कस करें, जो कि है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इस टॉपिक से हमारे इस बारी जो सीबीटी लेवल में पेपर पूछा गया था उसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि एक बच्चा है जो कि अपने बर्थडे पार्टी में एक पिज़्ज़ा यहाँ पे लेके आया। अब पिज़्ज़ा के यहाँ पे अलग अलग स्लाइसेस होते हैं, तो इस तरीके के ये स्लाइसेस थे। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसको एक स्लाइस यहाँ पे दिया।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो इसने अपने पूरे पिज्जा में से कितना भाग आपका दिया है अपने दोस्त को, तो आप कहेंगे जो आपका शेड है, तो ये आ जाएगा आपका 1 ऊपर। और कितने टोटल भाग थे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1/6 जो है ये इस फॉर्म में लिखना, ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है, जिसमें जो ऊपर लिखा होता है वो आपका न्यूमरेटर और नीचे लिखा हुआ आपका डिनोमिनेटर। पर ये जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, इसके कई सारे प्रकार यहाँ पे बन जाते हैं जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक करके जरा हम इनको भी कवर करें। जैसे कि पहला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न। इसमें देखिए सम यानी कि सेम, यानी कि इक्वल यानी कि जो चीजें बराबर हो। तो देखिए ऐसे आपके फ्रैक्शन जैसे 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे 2/4। इसके अलावा और क्या मैं एग्जांपल ले सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका 3/6। तो देखिए ये आपके फ्रैक्शन आपस में बराबर है या नहीं है। तो ये तो और नहीं कट सकता, पर ये 2 के पहाड़े में कटेगा। अगर ये 2 के पहाड़े में कटेगा तो कितना आएगा, 1/2। ये 3 की टेबल से कटेगा, 3 की टेबल से कटेगा तो लगभग ये कटने के बाद सारे आपके बराबर आए। तो ऐसे फ्रैक्शन आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्रैक्शन आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे कहलाते हैं। इसके अलावा अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जो होता है, ऊपर लिखा हुआ भाग आपका क्या होता है, छोटा, और डिनोमिनेटर आपका बड़ा। तो जो मैंने उदाहरण लिया था यानी कि 1/6 1/6, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2/5 हो गया, ये 1/6 भी आपका इसका एग्जाम्पल है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो फिर से बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, जिसका जो ऊपर लिखा हुआ भाग है यानी कि न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो है बड़ा। इस चीज को आप ऐसे मार्क कर लीजिए। इसके अलावा देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है, यानी कि अनुचित भिन्न इसका उल्टा होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि न्यूमरेटर अब यहाँ पे बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा। जैसे कि आप इसी को उल्टा कर लीजिए, 5/2 हो गया, यहाँ पे 6 आपका यहाँ पे 4 ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ भाग यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो आपका बड़ा हो जाता है। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं तो देखिए अगर एक पूरी रोटी और एक रोटी का आधा भाग, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/2। तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन होता है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जबकि जो लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या, जिनके आपके जो आपके डिनोमिनेटर है, जो नीचे लिखे हुए आपके पार्ट है, डिनोमिनेटर आपका सेम होता है। जैसे कि आप कह लीजिए यहाँ पे 3/4 5/4 7/4, जिसमें नीचे लिखी हुई सारी संख्याएं आपकी सेम होगी, वो आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से कहलाएंगे, जिसमें आपका नीचे लिखी हुई संख्या बराबर नहीं होगी। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के कई क्वेश्चन हमारे सेट्स में देखने को मिले थे। इसके अलावा अगला है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में इनमें क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर जो होता है यानी कि ऊपर लिखी हुई संख्या आपकी 1 होती है। जैसे कि 1/5 हो गया, 1/4 हो गया, तो ऊपर लिखी हुई संख्या 1 होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर भी बदलना आना चाहिए। जैसे इम्प्रॉपर का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि 5/2 मैंने ले लिया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण था। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको आपको भाग करना पड़ता है। अगर हम इसे भाग करेंगे तो क्या होगा, इसको हम भाग करेंगे तो 2 की टेबल में 5 नहीं आता, पर 5 से छोटा क्या आता है आपका 4 आता है। तो इस तरीके से लिख देंगे। और इसे किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, इसे बोला जाता है कि हमने जिससे डिवाइड किया, जिससे किससे डिवाइड किया, हमने 2 से डिवाइड किया, वो आएगा नीचे, जो रिमाइंडर आया वो आएगा ऊपर, और ये साइड वाला आपका साइड में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका किस में आ गया, ये आपका मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब इसे मैं दोबारा इम्प्रॉपर में कैसे बदलूंगी, तो देखिए इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींच देंगे, नीचे लिखी हुई संख्या आपकी आ जाएगी यहाँ नीचे, और ऊपर आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 और 2 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लिखी हुई संख्या को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 4 + 1 5/2। देखिए क्वेश्चन जहां से शुरू किया था वहीं पे आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए वीडियो के बीच में किसी और डिस्ट्रैक्टेड टॉपिक के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कंटेंट यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और अब आपको ये है कि एग्जाम पे आपको फोकस करना है। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन और उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे।
अभी मैंने आप लोगों के साथ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था, तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले यही क्वेश्चन आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार हिंदी में भी दिखाना चाहती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, ये बताना है। अब देखिए, तुल्य भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन आपका होता क्या है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को आप बिना हल करे भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तुल्य भिन्न क्या होता है, ऐसे आपके फ्रैक्शन। अब देखिए, ऑप्शन आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए, ऐसे आपके फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो कैसा हो, वो सेम हो। डिनोमिनेटर जिनके सेम होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो देखिए, बस आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा आपका लाइक फ्रैक्शन है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि एक का डिनोमिनेटर है आपका 3 और एक का है 2। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 दे रखा है। अगले ऑप्शन में यहाँ पे 2 और 7 दे रखा है, जबकि लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे 4 और 4 दे रखा है। क्योंकि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 4th ऑप्शन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्रैक्शन का भिन्न का इसको हम हल करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये 2 अलग-अलग संख्या दे रखी है, इनको यहाँ पे भिन्न के फॉर्म में हमें दे रखा है। अब देखिए, इनका हमें सम निकालना है, तो हम सम निकालेंगे कैसे, और इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट यहीं पे आप हल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि एक का यहाँ पे दे रखा 15 और एक का दे रखा 12, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 12 और यहाँ पे 15 का, 15 और 12 को। तो देखिए, 15 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये आपका 12 जो है वो 2 के टेबल में 6 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे ये आपका 3 बार में जाएगा, और ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जाते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, और इस तरीके से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 60। अब अगर एलसीएम निकल गया है तो बस इस क्वेश्चन को आप हल कर दीजिए। आप सबसे पहले एक लंबी लाइन डालेंगे और नीचे लिख देंगे आप यहाँ पे 60, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना आया था, 60। आपको ये देखना है कि 15 के टेबल में, 15 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, तो आपको पता होगा कि 4 बार में आता है। तो 4 को हमें इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि इसमें सम करने को कहा है तो बीच में आप प्लस का साइन लगा दीजिए, माइनस करने को बोलते तो आप माइनस का लगा देते। इसके अलावा 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो आप कहेंगे 5 बारी में, तो 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको बस आपको क्या करना है, ये आएगा आपका 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 और नीचे आ जाएगा आपका 60 यानी कि 60। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47/60। आप सोचेंगे इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका टाइप फॉर्म में भी नहीं है, वही सीबीटी क्वेश्चन का पीडीएफ है जो आपके सामने खुला है और आपके सामने मैं सॉल्व कर रही हूँ। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और भिन्न के कॉन्सेप्ट से इस टाइप का क्वेश्चन आपका कॉमनली यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको अलग-अलग पेयर यहाँ पे दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो देखिए, इसको जरा हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यहाँ पे अगर आप इसे सीक्वेंस में लगाते हैं, तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ईजी जो मेथड होता है, या तो आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए, या तो आप क्या करिए, इन सबको आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए आपस में। जैसे कि 3/4 सबसे पहले हमें दे रखा है, तो आपका 4 बाहर आएगा और 3 अंदर आएगा। तो देखिए, डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 बार में ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 28। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पर एक 0 आने के बाद ये आपका इतना सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी पेयर को आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसे यहाँ पे डेसिमल में अरेंज करना है, और डेसिमल में देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। तो एक तरीके से ये आप होमवर्क क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से करना है, और ऑप्शन ये आपके 4 ऑप्शन ये रहे। आपको बताना है कौन सा सबसे लार्जेस्ट है और कौन सा सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट पेयर इनमें से माना जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अब देखिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई का कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन कितना घुमा दिया था। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि आपके मोबाइल के कीपैड में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं, अगर आप उन सब का प्रोडक्ट करो, यानी कि उन सबको मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर कितना आएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार यही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे बोल रखा है कि एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड की अगर सारी संख्याओं का अगर हम
उन्हें हम गुणा कर दें यानी कि मल्टीप्लाई कर दें तो उनका गुणनफल जो है वो कितना आएगा। तो देखिए मोबाइल का कीपैड आपके सामने मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ऐसा होता है आपका 1 2 3, फिर यहाँ पे होता है आपका 4 5 और फिर होता है आपका 6, फिर होता है आपका 7, फिर होता है 8, फिर होता है 9 और नीचे यहाँ पे 0 होता है। अब देखिए सारा खेल इस 0 का ही है। आपने ये पढ़ा है कि 0 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा? आंसर आपका 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपको इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाना था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो हम बिना सॉल्व करे भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बस जब आप क्वेश्चन को हल करें तब आप माइंड को यहाँ पे एक्टिव रखेंगे। अगर आप एक्टिव रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सही होने ही हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। अभी देखिए, अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे नंबर 4 यानी कि फोर्थ टॉपिक डिस्कस किया जो कि मल्टीप्लिकेशन का था। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस को वहाँ पे देखे थे। अब देखिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को जरा डिस्कस करते हैं जो कि आपका है डिवीजन यानी कि विभाजन। अब देखिए डिवीजन के लिए भी आपको नंबर्स को डिवाइड करना आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये सूत्र भी पता होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे दो संख्याओं को डिवाइड करना है तो ये सूत्र बना कैसे है, इसको जरा देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे 31 को डिवाइड करना है 6 से, तो देखिए आप यहाँ पे कहेंगे कि 6 के टेबल में जो 31 है वो नहीं आता, 6 के टेबल में 31 नहीं आता, पर ये आपका 5 बारी में यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका 30। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये जो 6 है ये किसका काम करेगा? 6 यहाँ पे किसका काम करेगा? डिवाइजर का काम करेगा, जिससे हमने यहाँ पे भाग किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यहाँ पे भाजक बोलते हैं। और ये जो संख्या है इसको हमने कितने बारी डिवाइड किया है? तो ये आपका 5 क्या होगा? ये आपका क्या कहलाता है? ये क्वोशिएंट कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम यहाँ पे भागफल कहलाते हैं। और साथ ही साथ इस प्रश्न को जब हम भाग कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ था। तो ये जो 1 है ये क्या है? ये आपका है रिमाइंडर, जिसको हम यहाँ पे शेषफल बोलते हैं। तो देखिए इसी से ही ये सूत्र आपका तैयार हुआ है। अब आप कहेंगे ये सूत्र कैसे तैयार हुआ है, तो जरा देखते हैं। ये जो संख्या है इस संख्या को आप 31 को यहाँ पे लिख लीजिए। इसके अलावा डिवाइजर यानी कि भाजक क्या है, तो आप कहेंगे 6 है, तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनटू यहाँ पे क्या करना है? भागफल। भागफल यानी कि क्वोशिएंट कितना है आपका 5, और जो आपका शेषफल है उसको आप जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो 31 के बराबर आएगा। कैसे? 6 5 से क्या होता है? 30 प्लस 1 हो गया 31। तो देखिए इस सूत्र से संबंधित हमारे पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी जब मैं नंबर का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रही थी तो मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोगों को एक्सप्लेन करना भूल गई, तो अभी हम वो भी करते हैं, इसके भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, फेस वैल्यू क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और इस एग्जाम्पल में जैसे कि अगर मैंने मार्क कर दिया ये 5, ऐसे मार्क करके आपको देंगे कि इसका आपका, जैसे कि मार्क नहीं भी करेंगे तो कहेंगे कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बताइए, यानी कि 5 का फेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन। और उसके बाद उन्हें जोड़ना घटाना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो देखिए अगर मैं इस 5 की बात करूं तो इस 5 का हम प्लेस वैल्यू भी निकालते हैं, इस 5 का हम फेस वैल्यू भी निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूंगी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे इस 5 को यहाँ पे लिख लीजिए, और इस 5 के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो 3 0 आप यहाँ पे लगा लीजिए। ये होता है आपका प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। पर यदि इसी क्वेश्चन का हमें फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये जो 5 है वही इसका क्या है, यहाँ पे फेस वैल्यू। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी संख्या का निकाला जा सकता है। प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं कि जो भी संख्या का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा देंगे, जबकि फेस वैल्यू जिसका भी निकालना होगा वही उसका आपका फेस वैल्यू होगा। मतलब 5 का अंकित मान कितना है? 5, 3 का कितना होगा? 3, 4 का कितना होगा? 4। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट और सूत्र मैं बताते जा रही हूं आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो बचे हुए हमारे टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे।
अब देखिए एक यहाँ पे डिवीजन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको सिंपली डिवाइड करना है। यहाँ पे एक संख्या आपको दे दी गई है, इसको अगर हम 101 से भाग करेंगे तो आपका शेष फल कितना प्राप्त होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे हम आसानी से जरा डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी, आपने ये नंबर अंदर लिख लिया 10,011 ये नंबर है और आपने 101 को यहाँ पे बाहर रखा। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 4 डिजिट लेनी पड़ेगी क्योंकि 3 डिजिट जो है वो छोटी पड़ रही है। तो 9 बार में कितना आएगा आपका यहाँ पे आएगा 909। तो देखिए इनको अगर आप माइनस करते हैं, इनको माइनस करने पे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ पे बचेगा आपका 9 और ये जो 1 है ये आपका ऊपर से यहाँ कैरी आ जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके बाद हम फिर से 9 बारी में देखेंगे तो 9 बारी में कितना आएगा, यहाँ पे 909 आएगा यहाँ पे, और जो रिमाइंडर बचा है वो कितना होगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। तो देखिए इस हिसाब से रिमाइंडर यानी कि शेष फल जो है वो कितना बचा, 12। तो 12 यहाँ पे शेष फल है, इसलिए इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट के बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे डिवीजन यानी कि आपके जो भाग हैं इससे संबंधित हमसे एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। एक डिवीजन का क्वेश्चन है जिसमें क्वोशिएंट जो है वो 4 टाइम्स है डिवाइजर के और रिमाइंडर जो है वो 1/4 है। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है डिवाइजर के। तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे दे रखा है 8, तो बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक भाग का प्रश्न है जिसमें भागफल जो है वो भाजक के 4 गुना है और शेषफल जो है आपका क्या है, शेषफल भाजक के आपका यहाँ पे कितना है, ये आपका 1/4 मतलब यहाँ पे 1/4 है। तो आपको बताना है कि अगर शेषफल यहाँ पे 8 है तो आपको भाज्य यानी कि वो संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को अपनी तरीके से अपने अप्रोच से यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इतना पता चला कि जो रिमाइंडर है वो आपका क्या है, वो आपका 1/4 है, 1/4 है आपका डिवाइज़र के। तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ। और जो रिमाइंडर है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8, तो यहाँ पे 1/4 को इस तरीके से लिख लीजिए। तो डिवाइज़र यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो वो ये जो 4 है यहाँ आपका डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइज़र यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। तो ठीक है जी, मैंने ये चीज़ निकाल ली। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जो क्वोशिएंट है, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका क्या बता रखा है, 4 टाइम है डिवाइजर के। ये भी हमें क्वेश्चन में बता रखा है। तो देखिए 4 इंटू डिवाइजर अभी मैंने निकाला कितना, 32। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 128। तो ये दोनों चीज़ें कहीं पे लिख लीजिए कि हमें डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों पता चल गया और रिमाइंडर यानी कि शेषफल पहले से पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड यानी कि जिस नंबर का आपको निकालना है वो आपका किसके बराबर होता है, वो क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इसके बराबर होता है। तो देखिए क्वोशिएंट कितना था आपका 128, डिवाइजर कितना था 32 और रिमाइंडर कितना दिया है 8 दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर 8 को इसमें प्लस करना है। तो ये आपका आ जाएगा 4104। यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब चलिए हम इस क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेजरमेंट यानी कि इस कॉन्सेप्ट को, मापन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आई होप आप अभी तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे के सारे आपके जो डाउट हैं वो साथ ही एक वीडियो में क्लियर हो। तो देखिए इसके लिए आप एक ट्रिक यहाँ पे सीख लीजिए। ये ट्रिक अगर आपको आ गई तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। और इस ट्रिक को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगी। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये तो सबको पता है। अब ये बना कैसे, इसको जरा इसी ट्रिक की मदद से सीखेंगे ताकि अगर आपको यूनिट कन्वर्जन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां लिखा मिली, अगला लिखा है सेंटी, अगला लिखा है डेसी, फिर यहाँ पे आपका लिखा है लीटर, मीटर और ग्राम,
और यहाँ पे लिखा है आपका डेका, हेक्टो और किलो। तो देखिए इन सभी के बीच में आपका कितने कितने का गैप होता है, इन सभी के बीच में आपका यहाँ पर 10-10 का यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे, और एक एक स्टेप हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 10 से यहाँ पे भाग करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के ही बराबर क्यों है, ये 10 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर के बराबर क्यों नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, m यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे m यहाँ पे है मीटर, और c यहाँ पे किसके लिए, सेंटी शब्द के लिए। तो आप जरा इस फ्लो चार्ट में देख लीजिए कि मीटर और सेंटी कहाँ पे है। तो देखिए मीटर ये रहा और सेंटी ये रहा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मीटर और सेंटी के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे मीटर और सेंटी के बीच में आपका डेसी भी आता है। ठीक है जी, यानी कि मीटर से पहले हमें डेसी में जाना पड़ेगा और डेसी से सेंटी में। तो 2 स्टेप हमें कहाँ जाना है, अगर हमें मीटर से सेंटी में जाना है तो हमें 2 स्टेप ऊपर की तरफ जाना है। अगर 2 स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। इसी वजह से ये सूत्र आपके सामने बना है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम आपका है, ऑनलाइन एग्जाम में आपको एक वाइट ब्लैंक शीट देंगे जिसमें आप ये छोटी छोटी चीजें, अपने फॉर्मूले वगैरह, अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन होता है, पैनिक होते हो, तो आप ये साइड में लिख सकते हो ताकि आपके क्वेश्चंस की गलत होने के जो चांसेस हैं वो आपके कम हो। और साथ ही साथ मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से, ये तो आपको रट लेना है अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट के टॉपिक से बहुत आसान सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको अलग अलग सूत्र यहाँ पे दे दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र यहाँ पे सही है। तो देखिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई, आप उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। कैसे, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन में भी आपको यही चीज़ दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 मिलीमीटर के बराबर नहीं होता, तो ये भी गलत है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन जो सही है, जिसमें सारे सूत्र आपको बराबर लिखे हुए हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब चलिए हम लोग आगे के एक और कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं। एक और नहीं, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं और इसके बाद इनके क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए अगर हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपको छोटे छोटे टर्म यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है हमारे पॉइंट से। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितनी रेखाएं जा सकती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अनंत, यानी कि इनफाइनाइट लाइन यहाँ पे जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको 2 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन जाएंगी, 1 लाइन जाएगी। साथ ही साथ लाइन से संबंधित, हमारी रेखा से संबंधित कई सारे टर्म यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड क्या होता है। रेखा खंड क्या होता है कि ऐसी रेखा जो दोनों साइड से आपकी सीमित होती है, उसे हम रेखा खंड बोलते हैं। इसके अलावा रे क्या होती है कि एक साइड से तो बंद होती है और एक साइड से उसका मुंह इस तरीके से खुला होता है। और स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ से आपका बढ़ती जा सकती है। इसके अलावा एंगल जो होते हैं, वैसे तो आपके एक्यूट एंगल भी होते हैं। एक्यूट एंगल यानी कि जो आपके निम्न कोण होते हैं। एक्यूट एंगल आपके ऐसे कोण जो आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जो अधिक कोण जो आपके 90 डिग्री से आपके बड़े होते हैं। और राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल उसको कहते हैं जो कि आपका 90 डिग्री के बराबर का कोण होता है। साथ ही साथ एंगलों के आधार पर हम इन्हें यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, यानी कि समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण। अब ये क्या है, अगर 2 एंगल को लें और दोनों एंगल का जो योग है वो कितना आ जाए, वो आपका यहाँ पे 2 एंगल, जैसे कि मैंने एंगल लिए और दोनों एंगल का योग अगर मेरा कितना है 180 आया, तो यहाँ पे वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जो 2 एंगलों का सम, 2 कोणों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें। इसके अलावा सर्कल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सर्कल का, अगर हम सर्कल यहाँ पे बनाएं तो सर्कल का सेंटर से लेकर यहाँ आपकी परिधि तक का जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो आपकी रेडियस कहलाती है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और अगर सेंटर से टच करते हुए एक पूरी लाइन ऐसी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायामीटर बोलते हैं।
सर्कल का जो ये जो बाहरी एरिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और इसका अगर एरिया हमें निकालना है, ये सारे सूत्र आप लिख लीजिए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए अगर इसके क्वेश्चन बने होंगे तो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ अगर हम ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की बात करें तो देखिए त्रिभुज को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, साइड्स और एंगल के आधार पर। तो देखिए साइड्स के आधार पर ये इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसका क्वेश्चन पूछा गया है स्केल एंड ट्राइंगल इनमें से कौन सा है करके। तो देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए ऐसे आपके त्रिभुज, ऐसे आपके ट्राइंगल जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती है उनको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, देखो आइसोसेलेस में समद्वि आ रहा है, द्वि मतलब दो, जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होंगी वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल जिसकी कोई साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था। और एंगल के आधार पर मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल क्या होंगे, ऐसे एंगल, ऐसे आपके त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपके क्या होंगे, तीनों एंगल आपके 90 डिग्री से छोटे। ऑब्ट्यूज में कोई एक एंगल 90 से बड़ा, जैसे कि 120 110 हो सकता है। और राइट एंगल क्या होगा, जो कि एक कोण आपका यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट से जो आपके पेपर में क्वेश्चन बने हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल से संबंधित यानी कि जो आपके त्रिभुज होते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके जो ट्राइंगल के जो एंगल है, जो कोण है, यहाँ पे ये रेशियो में यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो इनमें से सबसे छोटा एंगल आपका कौन सा होगा। तो चलिए एक बार इसे जरा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपके त्रिभुज के जो कोण हैं वो आपके 5:6:7 दे रखे हैं, तो इनमें सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे ट्राइंगल के इनके जो आपके रेशियो दे रखे हैं इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 5x 6x और 7x। तो हमारा ये रेशियो में दे रखा था तो हमने इस तरीके से लिख दिया। और आपको पता है कि ट्राइंगल के जो आपके एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, यहाँ पे 180 होता है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18x, और ये कितने के बराबर है, ये 180 के बराबर है। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा, यहाँ से x आपको 180 को आपको 18 से अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो x का मान कितना आ गया 10, और आपको इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ढूंढना है। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल किससे बना होगा, 5x से बना होगा। तो 5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि x का मान कितना है 10 है, तो 5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 50, जो कि आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों को एक क्लॉक में एंगल को यहाँ पे ट्रेस करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। तो अगर मैं क्लॉक इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो यहाँ पे 3 PM तो आपका यहाँ पे होगा, और 6 AM आपका यहाँ पे कहीं होगा। तो देखिए 6 AM यानी कि सुबह के 6 बजे से शाम के आपके दोपहर के 3 बजे तक आपका ये पूरा एंगल इस तरीके से जाएगा। अगर पूरा जो सर्कल होता है वो आपका 360 का होता है, तो अंदर वाला भाग कितने का होगा, अंदर वाला भाग होगा माइनस आपका 90, यानी कि अंदर वाला भाग ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि आपको बाहर वाला भाग निकालना है, क्योंकि आप यहाँ पे सुबह के 6 बजे से दिन के 3 बजे की बात कर रहे हो, तो बाहर वाले की बात करोगे, बाहर के एंगल की, और बाहर का एंगल निकालना है तो 90 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका 270 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे गए हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो आपके स्केल एंड ट्राइंगल होते हैं, यानी कि जो आपके यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, वे क्या होते हैं। तो देखिए स्केल एंड ट्राइंगल कौन से होते हैं, स्केल एंड ट्राइंगल वो होते हैं जिनके कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। अगर ये 2 है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से सारी साइड इसके अनइक्वल होती है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो कि आपका एरिया और पैरामीटर है, यानी कि क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास करके यहाँ पे वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए स्क्वायर कैसे शेप होती है, स्क्वायर एक ऐसी शेप को बोलते हैं जिसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए अगर हम इसके एरिया की बात करें
तो एरिया इसका कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर, यानी कि इसके भुजाओं का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। और अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें यानी कि परिधि की बात करें तो ये कैसे निकलता है, 4 इंटू साइड। तो ये आपका सूत्र आपको याद रखना है। अभी मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर हम आयत यानी कि रेक्टेंगल की बात करें तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसे शेप को बोलते हैं जिसके अपोजिट साइड आपस में बराबर होता है। तो कुछ इस तरीके का आपका शेप होता है। इसके अगर हम एरिया की बात करें तो देखिए ये होता है आपका लेंथ और ये होता है आपका ब्रेथ। तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करके यहाँ पे इसका एरिया निकालते हो। और इसका पैरामीटर कैसे यानी कि परिधि कैसे निकलता है, परिधि निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी आप करते हो। तो ये सूत्र आपको पता होने चाहिए जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे बोर्ड में डिस्कस किए। इसके अलावा देखिए इस टॉपिक के तो मैं क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बाकी जो टॉपिक है उनमें आपका यहाँ पे कोई ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनता। और जहां तक रही बात मीन मोड मीडियन की, तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, मीन मोड और मीडियन। देखिए ये क्या होता है, मीडियन होती है आपकी माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका। इसके अलावा मोड होता है आपका बहुलक और एक तरीके से मीन होता है औसत। तो देखिए मीन निकालने के लिए जितने भी आपके पास डेटा दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि आपको यहाँ पे 5 अलग अलग बच्चों की हाइट दे दी, तो हाइट को आप जोड़ेंगे और कितने बच्चे हैं उसको आप नीचे लिख के इन्हें योग कर देंगे। तो इस तरीके से सूत्र बनता है। मोड क्या होता है, जो भी आपको डेटा दे रखा है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी है, उसमें से कोई नंबर जो सबसे ज्यादा बार आपका रिपीट होता है वो आपका क्या होगा, वो आपका मोड होगा। यह होगा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। और माध्यिका क्या होती है, जो आपके बीच की संख्या होती है। तो देखिए इसके भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। और बाकी जैसे कि आपका मनी हो गया, वेट हो गया, इसका आपका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनता। तो हम यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन में वो सभी टॉपिक भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये जो आपका एरिया एंड पैरामीटर है, क्षेत्रफल और परिधि, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल के, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और आई होप ये सेशन आपको इफेक्टिव लग रहा हो और इससे पहले वाले सेशन आपने एंजॉय किए हो, वो देखा हो, उससे नोट्स बनाए हो। और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं और सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब चलिए इन टॉपिक के जरा हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करें। अब चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमें ये बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को आपको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे बोल रखा है कि आई हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और जितने भी मेरे एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं, वो 90 डिग्री के हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि चतुर्भुज को आपको पहचानना है जिसमें 2 आपकी समिति रेखाएं हैं और इसके जो कोण हैं वो आपके कितने हैं, वो आपके 90 डिग्री के हैं। और ऑप्शन जो कि है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिसके 4 साइड होते हैं। अब आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बता रखी है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपके बता रखी है यहाँ पे कितनी, 2। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जो इसे आपका 2 बराबर भागों में बांटे, जो कि इस तरीके से आपका हो सकता है। और दूसरा आपका बता रखा है कि इसके सारे कोण कितने हैं, 90 डिग्री के। और ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल की होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेक्टेंगल, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि आपका कोई स्क्वायर है जिसके साइड को अगर हम आधा कर दें तो उसके पैरामीटर में क्या फर्क पड़ेगा और उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास एक वर्ग है जिसकी भुजा को हम आधा कर दें तो उसके यहाँ पे परिमाप में और क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से घुसना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप मान के चलिए कि साइड जो है वो आपका a है और इसको आधा करने के बाद ये कितना हो गया, आधा करने के बाद हो गया a/2। तो आप मुझे बताइए कि पैरामीटर यानी कि परिमाप जो होता है वो उसका सूत्र क्या होता है। उसका एक्चुअल सूत्र होता है 4 इंटू साइड। ठीक है जी। तो 4 इंटू साइड इस बार क्या होगी, a/2 हो गया। ठीक है जी। तो 2 से ये 4 कटेगा
तो अब यहाँ पे बच गया 2 इंटू साइड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन दोनों को आप गौर करिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइड को आधा कर दें तो पैरामीटर सीधा सीधा आपका क्या हो गया, 2, 4 से कितना हो गया 2, 4 से 2 मतलब ये आधा हो गया। तो देखिए आधा किस में दे रखा है, एक इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। तो आपको पहला और दूसरा ऑप्शन में अभी कंफ्यूजन है। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे एरिया भी निकाल के देखते हैं कि एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, या ये हो सकता है या ये हो सकता है ऑप्शन। ये दोनों तो यहाँ पे कट गए। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है आपका साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, यही होता है फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी साइड कितनी हो गई है a/2 और साइड कितनी हो गई है a/2, मतलब आधी आधी हो गई। साइड अगर आधी हो गई तो a और a को हम क्या लिख सकते हैं, a और a तो आपका कॉमन है, तो यहाँ पे a और a हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 हो गया 4। तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया, 1/4 साइड स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 1/4 साइड स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया। इस हिसाब से आपका पैरामीटर कितना हो जाएगा हाफ और एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/4। इस क्वेश्चन का जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में यहाँ पे इस बारी पैटर्न से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए और पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार करने हैं। तो ये देखिए पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई ट्रिक नहीं होती। इसके लिए जितना आप माइंड यहाँ पे एक्टिव रखेंगे उतना आपके लिए यहाँ पे चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे कि इस पैटर्न को अगर मैं डिकोड करूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये 2 नंबर है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और ये अगले में आपको कितने नंबर दिख गए 3 नंबर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको कंफर्म करने के लिए एक बार और कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर है 5 नंबर है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए आपको जो पूछा गया है इसमें कितने नंबर हैं बस ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 नंबर है। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए भी नहीं है बट आप इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होगा 81, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री का हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि एच लेटर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए एच को आप इस तरीके से काट सकते हो और एक इस तरीके से काट सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको काट सकते हैं, इस वजह से 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें देखने को मिलेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है और इस पैटर्न में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले दे रखा है आपका 9, फिर दे रखा है आपका 8 नंबरों में, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 6, तो अगला नंबर क्या होगा 5 होगा। ये तो आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 10, यहाँ पे दे रखा है आपको 21। 10 और 21 के बीच में कितने का फ़र्क होता है, 11 का फ़र्क होता है। तो देखिए 11-11 का गैप है, तो आपको 43 के बाद आपको और 11 यहाँ पे जोड़ देना है। तो 11 अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 54। तो देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न को पहचानना होता है। आपको मैंने क्या बोला, ये 10 है, ये 21 है, ये आपका 32 है और ये आपका 43 है। तो देखिए 10 और 21 के बीच में कितने का गैप है, आपका 11 का गैप है। 21 और 32 के बीच में कितने का गैप है, 11 का गैप है। इसके बीच में कितने का गैप है, ये 11 का गैप है। तो अगला आपको इसमें 11 प्लस कर देना है, 11 प्लस करके कितना आ जाएगा 54। तो इस हिसाब से पूरा नंबर बन गया 544। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें वेट से संबंधित यानी कि भार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आमतौर पे आपके सेट में देखने को मिलेगा। अब देखिए स्कूल में एक एनएसएस की यूनिट हुई है और जिसमें आपका क्या है, जिसमें यहाँ पे टोटल शुगर कितना मिला, ये 28 1/2 इन्हें दिया गया है, जो कि आप क्या कर रहे हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और हर किसी को कितना मिल रहा है 3/4 मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट को ये शुगर डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब चलिए एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है स्कूल में जो एनएसएस की यूनिट होती है उसके द्वारा यहाँ पे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको यहाँ पे कितनी शुगर दी जा रही है 3/4 और इस प्रयोजना के लिए जितनी चीनी यहाँ पे इकट्ठा की गई है वह है 28 1/2। तो कितने बच्चों को में ये चीनी बांटी गई होगी।
तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 28 1/2 जो है इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदल लेना है। और इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बदलने के लिए 28 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से यहाँ पे जोड़ देना है और नीचे कितना आएगा आपका 2। इसको अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 56 और प्लस 1/2 और इसे आप हल करेंगे तो 57/2, यानी कि टोटल शुगर कितनी है 57/2 यहाँ पे हमें दे रखी है। और ये जो 57/2 है इसको आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भाग करना पड़ेगा। भाग करना है आपको 3/4 से। इसको हम आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये जो 57/2 है इसको आप ऐसे रहने दीजिए, नीचे के फ्रैक्शन को आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये आपस में यहाँ पे कट सकती है, तो यहाँ पे ये 19 बारी में कट जाएगा और ये आपका 2 बारी में कट जाएगा। तो यहाँ पे 19 और 2 बच गया। 19 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 38। तो देखिए 38 स्टूडेंट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू का पूछा गया है और यहाँ पे बोला गया है अगर आप इस संख्या को देखते हैं तो इस संख्या में आपके पास कितने 6 हैं, 2 अलग-अलग 6 हैं। तो देखिए 2 6 में से आपको क्या करना है, इन दोनों 6 का जो प्लेस वैल्यू है पहले वो निकालना है, स्थानीय मान जो है वो निकालना है, उसके बाद इनको आपको प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो संख्या है इसके अंदर कितने 6 हैं, 6 आपके 2 6 हैं जिनका आपको स्थानीय मान निकाल के उनका गुणनफल निकालना है। तो ये नंबर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इस तरीके से लिखती हूँ, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपका प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है। जिस भी नंबर का निकालना है उसके पीछे आप उतने ज़ीरो लगा दीजिए जितने उसके डिजिट हैं और इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा आपका यहाँ पे 6000। 6000 को आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है। 3 ज़ीरो यहाँ से आएंगे, 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो वहाँ से आएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो बैठेगा तीसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, जो कि मैं आपके सीबीटी लेवल के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि यहाँ पे हमसे सिमेट्री का यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि हमें यहाँ पे अलग-अलग लेटर के ग्रुप हमें दे रखे हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से ऐसे लेटर के ग्रुप हैं जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देखिए। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, समिति रेखाएं यहाँ पे आपको बतानी है जो कि आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानी जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। यदि अगर किसी आकृति को हम ऐसी लेटी हुई लाइन से काटते हैं तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जबकि अगर किसी भी आकृति को हम इस तरीके से लंबाई में काटें तो इसे हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे लेटर्स को देखें तो सबसे पहले ये जो एक्स हमें दे रखा है, एक्स को आप ऐसे भी काट सकते हैं और आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो एक्स में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका एच जो है, एच को अगर आप ऐसे काटिए चाहे आप ऐसे काटिए, दोनों में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ओ की अगर मैं बात करूँ तो ओ को भी आप लंबाई में भी काट सकते हैं और आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो देखिए ये 3 लेटर ऐसे हैं जिनको आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों से ही यहाँ पे काट सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा दूसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और सिमेट्री की इस लेवल के क्वेश्चन आपके सीटेट के परीक्षा में पेपर 1 में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें अप्रॉक्सीमेशन का भी पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को जरा अगर हम देखते हैं तो देखिए अगर किसी भी नंबर का हम अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे निकालने बैठे तो आपको सबसे पहले ये 2.9 है। तो देखिए इसका आप अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में आता है और 2 और 3 के बीचों बीच का नंबर क्या है, आपका होगा 2.5। तो देखिए ये 2.5 के बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, तो 2.9 जो है वो 2.5 के बाद में आएगा। तो इसके लिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे आपका 2.4 पूछा होता तो 2.4 आपका 2.5 के पहले आएगा, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे बीचों बीच वाला नंबर आ जाए 2.5 तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वाले नंबर यानी कि 3 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2.9 और यहाँ पे दे रखा है 7.49।
इसके अलावा 11.51। तो देखिए एक एक करके ज़रा करते हैं। 2.9 का कितना होगा, ये 3 के पास है। 7.49 किसके पास है, ये 7 के पास है क्योंकि 0.5 से ये पहले है। इसके अलावा 11.51 जो है 0.5 के बाद में आएगा, तो ये 12 के पास है। तो इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन सही होगा जिसमें आपको ये पैटर्न दिख रहा है और ये आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। अब चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट को ज़रा डिस्कस करें। अब देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ज़रा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो कि आपका इवैल्यूएट करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें आप बोर्ड मास रूल लगाएंगे, BODMAS। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो उसको हल करें, उसके बाद आप डिवाइड अगर है डिवीजन वो करें, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करें, फिर आप इसे ऐड करें और आखिर में इसे चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करें। तो इस तरीके से आपको हल करना होता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411997591। आपको सीटेट परीक्षा के पेड नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।